देखिए, आज का हमारा टॉपिक है चल कुंडली धारामापी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की कि भाई ये गैल्वेनोमीटर है क्या, धारामापी क्या है। जैसा कि इसका नाम है, नाम से अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे नाम लग रहा है तुम्हें धारामापी, तो स्टूडेंट बोल देगा कि धारा को मापने वाला, लेकिन वास्तव में ये धारा को मेजर नहीं करता है। किसी परिपथ में धारा है या नहीं है, ये इस बात को बताता है। यानी आप अगर पता लगाना चाहते हो कहीं विद्युत धारा है कि नहीं है, तो वहां आपको धारामापी लगाना पड़ेगा। लेकिन आप कहीं के साथ हमें कहीं पे धारा, विद्युत धारा को मेजर करना है, कितनी है विद्युत धारा, वो इससे पता नहीं चलेगा। उसको मेजर करने के लिए हमारे पास होना चाहिए अमीटर। देखिए, ये तीन चीजें होती हैं। एक तो आपका धारामापी हो गया, दूसरा अमीटर, और एक होता है वोल्टमीटर। तो मैं इन तीनों को एक साथ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। अमीटर का मतलब है किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जिस उपकरण का आप यूज करते हो उसको आप अमीटर कहते हो। हालांकि अमीटर में भी तुम्हें कई तरह के अमीटर मिलेंगे। एक केवल अमीटर होगा। अमीटर का मतलब है अगर विद्युत धारा आपकी 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर इस तरह के ऑर्डर की है, तो उसे मापने के लिए अमीटर का यूज होगा। उसमें ए बना हुआ करेगा बीच में। जब आप लैब में जाएंगे तो एक छोटा सा ऐसा बॉक्स सा होगा और उसमें बीच में ए बना है, इसका मतलब वो अमीटर है। लेकिन ए के साथ अगर स्मॉल एम बनाए, जैसे ये ए है और पहले स्मॉल एम ए, उसको कहते हैं मिली अमीटर। यानी अगर विद्युत धारा छोटी है, 10⁻³ एम्पियर के ऑर्डर की है, मिली का मतलब 10⁻³ तो फिर उसे मेजर करने के लिए आप मिली अमीटर का उपयोग किया करोगे। एक में लगा हुआ करेगा माइक्रो अमीटर। माइक्रो, ये 10⁻, जैसे बताया 10⁻⁻3, ये 10⁻⁻6 एम्पियर के ऑर्डर की है। तो अगर आपकी विद्युत धारा बहुत छोटी है, 10⁻⁻6 एम्पियर के ऑर्डर की है, तो उसे मेजर करने के लिए आप माइक्रो अमीटर का यूज किया करोगे। और वोल्ट मीटर आप जानते हैं, वोल्ट मीटर का मतलब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर या किसी सेल का विद्युत वाहक बल मेजर करने के लिए जिस उपकरण का आप उपयोग करोगे वो आपका हो गया वोल्ट मीटर। लेकिन धारामापी से कभी भी आप कंफ्यूज न हो कि भाई धारामापी विद्युत धारा को मेजर करेगा, बल्कि धारामापी परिपथ में धारा के होने या न होने का पता लगाता है। ठीक है, डिटेक्ट करता है करंट को, डिटेक्शन के लिए आप उसका यूज करेंगे। दूसरी बात, अमीटर और वोल्टमीटर अगर आपको बनाने हैं तो उन्हें बनाया इसी धारामापी से जाता है। और बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे कन्वर्जन की। तो केवल प्रतिरोध जोड़ करके, अब बड़ा प्रतिरोध जोड़ना है कि छोटा प्रतिरोध जोड़ना है, अगर हम एक छोटा सा प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दें धारामापी के साथ तो अमीटर बनता है, और एक उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दें धारामापी के साथ तो वोल्टमीटर बनता है। तो वो चीज भी हमें समझनी है, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल में आपको कोई ना कोई प्रैक्टिकल आपके विद्युत धारा वाले चैप्टर से संबंधित होगा, विभव मापी वाले से। ठीक है, इसका मतलब उसमें किसका, अमीटर का, वोल्टमीटर का और धारामापी का, इनका यूज होना ही होना है। तो जो वाइवा के क्वेश्चन बनेंगे वो धारामापी से क्वेश्चन बन सकते हैं, वोल्टमीटर से क्वेश्चन बन सकते हैं, अमीटर से क्वेश्चन बन सकते हैं। उनके आपस में कन्वर्जन वाली बात भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई कैसे कन्वर्ट करोगे आप, एक धारामापी दे दिया तो उसको अमीटर कैसे बनाओगे, धारामापी दे दिया तो वोल्टमीटर कैसे बनाओगे। तो वो सारी चीज हम आज और कल दोनों वीडियो में इस चीज को समझेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहले चल कुंडल धारामापी की बात की जाए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात की जाए। तो देखिए, आप टू द पॉइंट लिखने की आदत डालिए, न तो हमें बहुत ज्यादा लिखना, जो चीज काम की है उसको हमें लिखना है। टू द पॉइंट का मतलब सबसे पहले आप 1-2 लाइन में बताएंगे कि भाई धारामापी क्या है, तो आप बता दोगे धारामापी के द्वारा किसी भी परिपथ में धारा को संसूचित किया जा सकता है, धारा है या नहीं है उसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, फिर आप बताओगे कि सर धारामापी कितनी तरह का है। तो धारामापी हमारे 2 तरीके का होता है, एक सस्पेंडेड टाइप, सस्पेंडेड को बोलते हैं निलंबन चल कुंडल धारामापी। निलंबन
फिर आगे वही आ जाएगा चल कुंडली धारामापी। और दूसरा होता है पिवोटेड कील किट। तो एक तो सस्पेंडेड टाइप होता है, एक कील किट टाइप होता है। वो मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगा समझ में आ जाएगा। अभी आप ये वर्ड निलंबन सस्पेंडेड का मतलब क्या है, कील किट का मतलब क्या है, ये चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब हम उसकी कंस्ट्रक्शन को समझेंगे तो ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो धारामापी जो है वो हमारे दो तरीके के हैं, एक निलंबन टाइप का और एक कील किट टाइप का। दोनों को ही समझना है और दोनों की केवल कंस्ट्रक्शन का अंतर है, दोनों की केवल रचना का अंतर है। सिद्धांत दोनों का एक है, रचना दोनों की अलग अलग हो जाएगी, बाकी कार्य विधि दोनों की सेम है और जो फॉर्मूला ड्राइव होकर के आएगा वो दोनों का सेम है। बात समझ रहे हो कि नहीं? कोई सा भी पूछा जाए, हालांकि सस्पेंडेड टाइप को ही ज्यादातर पूछते हैं, ठीक है ना, पर फिर भी कोई सा भी पूछा जाए, केवल डिफरेंस किस बात का रहेगा, उसकी कंस्ट्रक्शन का, उसकी रचना का और उसके फिगर का। बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी। तो सबसे पहले एक लाइन में बता देंगे भाई धारामापी से ये काम होता है, फिर आप धारामापी का प्रकार आपने बता दिया, और अगर नाम लेकर के पूछा जा रहा है तो प्रकार बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सही है ना। वो तो चल कुंडल धारामापी या कील की धारामापी की बात करेगा तो कोई प्रकार थोड़ी बताने के, बस अपना हेडिंग डाल करके उसी को शुरू कर देंगे। अब उससे आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं पहले निलंबन टाइप की बात करते हैं कि भाई जो सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो क्या चीज है और उसको किस तरीके से हमें समझना होगा। इसमें बीच बीच में छोटे छोटे पॉइंट भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, उनको भी मैं बता करके चलूंगा कि आप अलग से अगर ऐसा पूछा जाएगा तो उसका जवाब कैसे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं निलंबन में कि भाई इसका सिद्धांत क्या होता है, यानी आप इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे कि प्रिंसिपल क्या रहता है इसका। इसके प्रिंसिपल को समझाने के लिए पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक पे बात की थी कि अगर किसी धारावाही लूप को, अगर कोई धारावाही लूप है, ये एक धारावाही लूप है, मान लो आयताकार ले लिया आपने, और इसको आप चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हो, ये चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र में ये रखी हुई है, कैसे भी रखी हुई है, तो उस पर एक बलाघूर काम करने लग जाता है और बलाघूर टॉ इक्वल टू होता है NIAB sin थीटा। तो वास्तव में इस बलाघूर वाले कॉन्सेप्ट पर ही इसका प्रिंसिपल काम करता है, यानी इसका प्रिंसिपल सिर्फ इस बात पर कि अगर आप किसी धारावाही कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हो तो उस पर एक बलाघूर लगने लग जाता है और बलाघूर की वजह से वो घूमने लग जाएगी। बस यही चीज है भाई, घूमने लग जाए। जैसे आपने कोई इंडिकेटर लगा दिया कोई चीज किसी चीज में और जैसे ही उसमें विद्युत धारा गई और वो घूमने लग गई तो तुम्हें पता चल गया ना कि धारा आई है। भाई आप तो यही तो पता लगाना चाहते हो कि विद्युत धारा है कि नहीं है, तो जैसे ही धारा गई उस पर बलाघूर लगा, वो घूमने लग गई सुई, तो तुरंत पता चल गया ना आपको कि हाँ विद्युत धारा है। और अगर धारा नहीं है तो वो जीरो पे रहेगी और जैसे ही आपने किया वो घूमने लग गई। इसका मतलब विद्युत धारा का पता चल गया कि भाई हमारे परिपथ में धारा है या नहीं है। तो इसका सिद्धांत सिंपल सा है, ये बलाघूर वाला सिद्धांत, कि जब किसी धारावाही कुंडली में जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र रखी है विद्युत धारा प्रवाहित करते तो उस पर एक बलाघूर काम करने लग जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, इसकी रचना की, इसकी संरचना की, कि भाई इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी टिपिकल आपको लग सकती है, आपको लग सकता है कि भाई ये अजीब तरीका, लेकिन एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करिए आप। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले इसमें होती है एक आयरन की कोर, ये सॉफ्ट आयरन की एक कोर है। ये एक नरम लोहे की कोर है, नरम लोहे की कोर है और ये किसके अंदर रखी हुई है, ये एक एल्यूमिनियम का फ्रेम है। और इस एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर बहुत सारे फेरों वाली, नंबर ऑफ टर्न्स वाली एक तांबे के तार की विद्युत रुद्ध इंसुलेटेड वायर जो होता है, सही है ना, उसके ऊपर कपड़ा या प्लास्टिक लपेटी हुई होनी चाहिए। तो वो तांबे के तार की अनेक फेरों वाली कुंडली जो है वो एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेटी गई है। लेकिन अब मैं उसको ऐसे ऐसे लपेट करके नहीं दिखा रहा हूं,
बोले उसको भी मैं सिंपल इसी तरीके से शो कर रहा हूं कि ये एक तांबे के तार की अनेक फेरों वाली कुंडली है, ऐसे करके ये तांबे के तार की अनेक फेरों वाली कुंडली है। तो देखिए संरचना को समझने की कोशिश करिए। इसमें 3 चीजें दिखा दी हमने। सबसे बाहर तांबे के तार की अनेक फेरों की कुंडली, उसके अंदर एल्यूमिनियम का फ्रेम यानी एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर उसको लपेटा गया है और उसके अंदर रखी हुई है एक नरम लोहे की कोर या क्रोध कह सकते हो आप उसको। और ये जो ऊपर तांबे के तार की कुंडली है, तो तांबे के तार की कुंडली का मतलब होता है एक तांबे का तार लिया और आपने उसके बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए, लेकिन 2 तार तो बचेंगे ना, उसके 2 एंड होंगे ना, एक सिरा इधर और एक सिरा। उन सिरों की बात करें तो वो एक सिरा तो ऊपर की तरफ टच कर दिया है एक फॉस्फर ब्रांच की लंबी स्ट्रिप से। ये कोई फॉस्फर ब्रांच की लंबी, ये मैंने बना दी है तुम्हें दिखाने के लिए, लेकिन ये बहुत पतली, लंबी और पतली स्ट्रिप है ये, समझ गए ना। ये फॉस्फर ब्रांच की लंबी और पतली स्ट्रिप है और इसको एक टॉर्सन हेड से आपने इसको क्या कर दिया है, लटका दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। और सस्पेंड भी किसके बीच में, 2 कॉनकेव टाइप के मैग्नेटिक पोल्स के बीच में। ये 2 मैग्नेटिक पोल्स हैं जिनको आप नॉर्थ, और दूसरा जो मैग्नेटिक पोल्स है वो इस तरफ साउथ। तो ये जो कुंडली है वास्तव में एक फॉस्फर ब्रांच के लंबे और पतले तार से लटकी हुई है। किसके बीच में, 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच में, नॉर्थ और साउथ के बीच में लटकी हुई है। लटकने को अंग्रेजी में सस्पेंडेड कहते हैं, निलंबन कहते हैं हिंदी में, इसलिए इसका नाम रखा गया है निलंबन चल कुंडल धारामापी। अब बात समझ आ गई, यानी जिसमें कुंडली लटकी हो वो है निलंबन टाइप का धारामापी। अभी हम केवल निलंबन की बात करेंगे, ठीक है। अब क्या ऐसा, अब एक तार जो था इसका, वो तार तो इससे फॉस्फर ब्रांच की स्ट्रिप से कनेक्ट हो गया, साथ ही साथ इस फॉस्फर ब्रांच की स्ट्रिप को, अगर आपको ऐसा लग रहा हो ये बहुत बढ़िया, तो पतला तार टाइप का बना देना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। और इसमें यहां लगा रहता है एक मिरर, ये दर्पण लगा हुआ है। इस दर्पण का अपना एक रोल है, वो भी हम आपको बताएंगे। ये एक मिरर लगा हुआ है इसमें। इधर ये जो टॉर्सन हेड फिक्स जहां लटकाया गया, वो एक फिक्स सपोर्ट कर दिया आपने, उसके साथ में एक तार लगा होता है, या ऐसे करके आप एक स्क्रू लगा सकते हो उसमें, और स्क्रू लगा करके उसमें एक तार लगा सकते हो, नाम दे सकते हो T1। आपको अगर उसकी क्या जरूरत पड़ेगी वो भी बताएंगे, उसकी जरूरत क्या है। दूसरा, ये जो अब इसका दूसरा तार था ना, ये कॉपर के वायर की, एक तार तो जोड़ दिया आपने किसके साथ, फॉस्फर ब्रांच के स्ट्रिप के साथ में, और दूसरा तार जो था वो नीचे की तरफ ऐसे देते हुए, एक चाहो तो एक स्प्रिंग लगाते हुए, और उसको भी आपने दूसरे स्क्रू से जोड़ दिया उसको, ये मान लीजिए T2, और ये इसमें एक तार लगा हुआ है। अब करना क्या है तुम्हें भाई, ये जो कॉपर वायर था, आप क्या कहते हो यहां पे कि ये जो कुंडली है ये कैसी होनी चाहिए, धारा तार की तो है लेकिन धारावाही कुंडली होनी चाहिए, यानी इसमें विद्युत धारा आनी चाहिए। भाई आप धारामापी का काम कर रहे हो, आप धारामापी की संरचना को पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप ये पता लगाना चाहते हो कि परिपथ में धारा आई है या नहीं आई है। तो जो धारा आएगी वो उस कुंडली में आएगी, तो धारा प्रवाहित कराने के लिए कोई ना कोई तो बैटरी लगाओगी। तो वो जो बैटरी कहाँ लगानी है, वो बैटरी आपको T1 और T2 के बीच में लगानी है। उसको हम इस फिगर में शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो T1 और T2 के बीच में बैटरी लगा दोगे। अब विद्युत धारा इसमें आएगी तो कहां पहुंच गई विद्युत धारा, ये जो कॉइल थी इस कॉइल में पहुंच गई, और वो कॉइल कहां लटकी हुई है, 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच में, यानी चुंबकीय क्षेत्र में। और चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कॉइल होती है तो उस पर एक बलाहु काम करने लग जाता है, और बलाहु काम करने लग जाएगा तो वो घूमने लगेगी, और जैसे ही घूमने लगेगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यहां से विद्युत धारा आ गई। और अगर घूम नहीं रही है इसका मतलब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित नहीं हुई। तो बड़ा ये जो कॉम्प्लिकेट सा लगता है, लेकिन चीजें बड़ी सिंपल हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से उसको समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने किसी का नाम नहीं लिखा, अभी किसी का हमने फंक्शन नहीं बताया। अलग अलग करके एक एक चीज का फंक्शन वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है।
एग्जामिनर आपसे एक एक चीज के बारे में पूछ सकता है। तो ये क्या है? ये एक मिरर है, यानी ये एक दर्पण लगा हुआ है। ये क्या है? ये फॉस्फर ब्रांच, ये मिश्र धातु मान लो एक तरह से। फॉस्फर ब्रांच एक मिश्र धातु हो गई, एलॉय हो गई, तो फॉस्फर ब्रांच की स्ट्रिप या तार भी कह सकते हो। स्ट्रिप का मतलब पत्ती टाइप से होता है, लेकिन ये कैसी है? लंबी और पतली। लंबी और पतली, लंबी और पतली क्यों, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के कि भाई इसको लंबा क्यों लिया जा रहा है और पतला भी क्यों लिया जा रहा है। ये चीजें भी एक्सप्लेन करनी है, हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है हमें इसके को। सबसे अंदर क्या था? ये अंदर वाली जो है सॉफ्ट या नरम लोहे की क्रोड, क्रोड या कोर कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके ऊपर ये वाला क्या था? ये वाला एल्यूमिनियम का फ्रेम। सबसे ऊपर ये तीसरा ये क्या था? तांबे के तार की अनेक फेरों की कुंडली। तांबे के तार की अनेक फेरों की कुंडली। और ये क्या हो गए? एन और एस, ये चुंबकीय ध्रुव। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो आप समझते हो, उसकी कोई ऐसी बात नहीं। यहां एक ये क्या है? स्प्रिंग लगा दिए। T1 और T2 ये दो पेच हो गए। इन दोनों पेचों के बीच में हम बैटरी लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, तो विद्युत धारा हमारी इस कुंडली में आ जाएगी। ये कंस्ट्रक्शन है, सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है किसकी? निलंबन चल कुंडली धारामापी की ये कंस्ट्रक्शन है। इसको आपको अपने माइंड में रखना है, इस चीज को आपको समझना है। अब हम एक एक पॉइंट करके आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि भाई ये अब है क्या, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी। एक पॉइंट इसमें ऐसा भी है जिसे मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण को पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा कि वो हमने क्यों लिया था। जैसे ये एल्यूमिनियम का फ्रेम क्यों लिया जाता है, इस पे क्वेश्चन बना सकता है, आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, या एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि भाई एल्यूमिनियम के फ्रेम की क्या आवश्यकता थी। तो वो चीज मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब अगला चैप्टर होगा एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला, उसमें एक भंवर धाराओं का टॉपिक आएगा, एडी करेंट्स, और एडी करंट वाला टॉपिक आएगा, तब वहां पर मैं उस बात को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। यहां थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा आपको, ठीक है ना। नरम लोहे की क्रोध क्यों ली, ये पूछ सकता है आपसे कि नरम लोहे की क्रोध यहां पे क्यों यूज की गई। आपसे ये पूछ सकता है कि एल्यूमिनियम का फ्रेम क्यों यूज किया गया। आपसे ये पूछ सकता है कि यहां पर जो चुंबकीय ध्रुव लिए ये कॉनकेव टाइप के क्यों लिए। ये चीज आपसे अलग से पूछ सकता है। और कार्यविधि तो आप है ही, कार्यविधि सिंपल है, कार्यविधि में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहली बात, जब कंस्ट्रक्शन हमने समझ ली, ये क्वेश्चन जब हमारे पास आएगा 5 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ा क्वेश्चन, तो आपको लिखने का तरीका सिंपल होगा। आप पहले बताओगे धारामापी से किसी परिपथ में धारा के होने या न होने का पता लगाया जाता है। ये इसका सिद्धांत पूछेगा, आप बता दोगे जब किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, रख करके या उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस पर एक बलात्मक काम करने लग जाता है। ये इसी सिद्धांत पे काम करता है। फिर आप इसकी रचना की बात आ जाएगी, तो रचना में सिंपल आप बताओगे, इसमें यहां से शुरू करेंगे। तांबे के तार की अनेक फेरों वाली एक कुंडली होती है जो कि एल्यूमिनियम के फ्रेम पे लपेटी जाती है, और उसके अंदर एक नरम लोहे की क्रोड रखी जाती है। और ये जो तांबे के तार की कुंडली है, ये एक टॉर्सन हेड या फिक्स सपोर्ट से फॉस्फर ब्रांच की लंबी और पतली स्ट्रिप के द्वारा दो अवतलाकार चुंबकीय ध्रुव N और S के बीच में लटका दी जाती है, ठीक है, जिसमें चित्र के अनुसार दो पेच T1 और T2 लगे होते हैं। कुंडली में धारा प्रवाहित करने के लिए T1 और T2 के बीच में बैटरी लगा करके उसमें धारा प्रवाहित कर दी जाती है। बात समझ आ गई कि नहीं? फिर अब एक एक चीज का एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले मैं इस दर्पण की बात करता हूं कि भाई दर्पण का क्या यूज है। यहां पर देखिए, दर्पण का जो यूज है
वास्तव में एक अरेंजमेंट होता है, उसको कहते हैं लैंप स्केल अरेंजमेंट। हमें जब कोई प्रैक्टिकल करते हैं हम, तो हमें डिफ्लेक्शन को नोट करना होता है। डिफ्लेक्शन का मतलब अभी हमारी सुई यहाँ थी तो फिर कहाँ पहुंच गई। भाई एक स्केल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी मान लीजिए आपके घर में स्टेबलाइजर होता है, तो स्टेबलाइजर में आप देखते हैं तो वहां पे एक ऐसा करके वृत्ताकार स्केल बना होता है, एक सुई लगी होती है और शुरुआत में यहाँ 0 होती है ऐसे करके, और एक सुई यहाँ बीच में कहीं ना कहीं सुई लगी होती है। अगर विद्युत धारा इसमें नहीं आ रही होगी तो वो सुई ऐसे करके 0 पे होगी, और जैसे ही विद्युत धारा आएगी तो इसमें ऐसे निशान बने होंगे कि 10, 20 और मान लो 250 ऐसे करके निशान बने होते हैं। तो जैसे ही विद्युत धारा आती है वो अपनी सुई घूम करके 240 पे चलेगी। तुम्हारे घर में 240 वोल्टेज आ रहा है। एक आइडिया मैं आपको देना चाह रहा हूं कि होता क्या है, सही है ना। ऐसे ही जो धारा मापी जब आप देखोगे लैब में, तो धारा मापी में भी वो जो स्टेबलाइजर का जो बॉक्स में हमें इसके स्केल दिखता है ना, वो इसी तरीके का एक धारा मापी होता है, बस वो स्केल जैसा दिखने जैसा, लेकिन उसमें कभी भी 0 किनारे पे नहीं होता, बल्कि उसकी सिचुएशन ऐसी होती है कि उसमें 0 हमेशा बीच में होता है। और गैल्वेनोमीटर होगा, धारा मापी होगा, तो उसके बीच में यहां बना होगा G। इन्हीं से आप पहचान करते हो। ये तीनों एक ही तरीके के होते हैं। वोल्टमीटर भी ऐसा ही होगा, अमीटर भी ऐसा ही होगा, धारा मापी भी ऐसा ही होगा। पहचान किससे होगी? अगर बीच में G लिखा है तो धारा मापी है, A लिखा है या M स्मॉल m A लिखा है या म्यू A लिखा है तो अमीटर है। ऐसे ही वोल्टमीटर में भी मिली वोल्टमीटर, वोल्टमीटर ऐसे करके, तो वो भी आप समझ जाओगे कि ये वोल्टमीटर है। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है इनमें, अमीटर होगा, वोल्टमीटर होगा तो स्केल में 0 यहां से शुरू होगा, लेकिन धारा मापी होगा तो 0 बीच में होगा। क्योंकि धारा मापी में 2 खास बात होती है। 0 बीच में होने के साथ साथ ये सुई अगर 0 पे है तो कोई विद्युत धारा नहीं है, लेकिन जैसे ही सुई मान लो 0 के बाद ये 10 है, फिर ये 20 है, फिर 30 है, और ऐसे इधर 10, 20, 30, तो दोनों तरफ क्यों होता है? अभी मान लो सर्किट में विद्युत धारा इस डायरेक्शन में जा रही थी और फिर आपने धारा की दिशा बदल दी, तो अब जो सुई है वो उधर न जाकर के फिर इधर आएगी। तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि परिपथ में धारा की दिशा जो है वो बदल दी गई है। तो धारा मापी के एक तो ये पता चल गया धारा है कि नहीं, और धारा की दिशा बदल दी गई है, तो वो चीज भी तुम्हें धारा मापी से ही क्लियर हो जाएगी कि हाँ धारा की दिशा परिपथ में बदल दी गई है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दर्पण की बात कर रहा था मैं, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में लैंप स्केल अरेंजमेंट। देख लंबा सा लग रहा है नाम। जैसे आप लोगों को हमने एक चीज पढ़ाई थी, टेलीस्कोप बताया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बताया था, तो वहां पे पढ़ते थे एक रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, हिंदी में कहते थे दंतुर्दंड चक्र व्यवस्था। बड़ा लंबा सा नाम था, और उसका मतलब बस ये था कि वो जो दोनों लेंस होते थे दो नलियों में लगे होते थे, और उन नलियों के बीच की दूरी को कम और ज्यादा कर देते थे हम पेच को खोल कर पेच, ठीक है ना। उस व्यवस्था को कहते थे दंतुर्दंड चक्र व्यवस्था। ऐसे यहां पर है ये लैंप स्केल अरेंजमेंट। तो दर्पण का जो काम है वो किसके लिए? लैंप स्केल अरेंजमेंट। और ये क्या होता है इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि विद्युत धारा आएगी तो सुई हिलेगी। अब यहां सुई वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि जो डिफ्लेक्शन पढ़ा जाता है वो लैंप स्केल अरेंजमेंट से पढ़ा जाता है। और कैसे पढ़ते हैं उसको समझने की कोशिश करिए। जैसे ही इसमें विद्युत धारा आएगी, ये जो कुंडली है इस कुंडली पर क्या लगेगा? एक बलागु। जैसे मान लीजिए हमने सपोज किया ये कुंडली है, ये कुंडली आयताकार ऐसे करके, अब ये कुंडली लटकी हुई है, यहां पे एक स्ट्रिप से ये कुंडली ऐसे करके लटकी हुई है। जैसे ही आपने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, इस पे लगा एक बलागु, और बलागु से ये घूमने लग गई, ऐसे घूमने लगेगी। अब जब ये घूमने लगेगी तो जिस स्ट्रिप से ये लगती थी उस स्ट्रिप के अंदर एक ऐंठन पैदा हो जाएगी। भाई ये स्ट्रिप थी तो वो इठने लग जाएगी, ऐसे करके इठेगी कि नहीं इठेगी? उसमें एक ऐंठन पैदा हो जाएगी, और उसमें लगा हुआ एक मिरर, उसमें लगा हुआ एक दर्पण, तो वो दर्पण थोड़ा सा घूमना शुरू हो जाएगा, ऐसे करके घूमेगा कि नहीं? भाई अभी ऐसे था सामने, और जब ये इठेगी तो घूमेगा कि नहीं? अब कर क्या रखा है उसको आपको समझने की कोशिश करिए। इस दर्पण के सामने हमने एक लैंप जला दी। लैंप का मतलब बल्ब जला दिया। लैंप से मतलब ये नहीं होता कि भाई वो पहले वाली जैसी जो लैंप होती थी वही हम लेंगे। तो हमने क्या कर रखा है?
दर्पण के सामने एक लैंप जला रखी है, एक बल्ब जला रखा है और बल्ब की रोशनी पड़ रही है दर्पण पे। अब बल्ब की रोशनी दर्पण पे पड़ रही है और फिर दर्पण का प्रतिबिंब, जैसे घड़ी का बच्चे डालते हैं ना, सूरज की रोशनी आती है तो घड़ी का वो जो स्पॉट होता है उसको इधर उधर डालते हैं ऐसे करके। तो दर्पण का जो रिफ्लेक्शन है वो एक यहाँ स्केल लगा रखा है हमने सामने, उस स्केल पे पड़ रहा है। और स्केल पे तुम जानते हो क्या लिखा रहता है, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। अभी मान लीजिए शुरुआत में इस दर्पण का जो स्पॉट था वो स्केल पे पड़ रहा था 10 सेंटीमीटर पे, और जैसे ही तुमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो अब ये घूमी, थोड़ी सी ये घूमी तो दर्पण भी घूमा, और दर्पण घूमा तो वो जो स्पॉट था वो थोड़ा सा क्या हो गया, घूम गया। मान लो 10 से वो आ गया 20 पे, तो आपको ये पता चल गया कि हाँ साहब इसमें विद्युत धारा आ गई। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो आपको पता चल गया कि विद्युत धारा आ गई। इसको कहते हैं लैंप स्केल अरेंजमेंट। यानी आप लैंप स्केल अरेंजमेंट की हेल्प से किसको पढ़ रहे हो, विक्षेपण को पढ़ रहे हो, उसका जो विक्षेपित कितना हुआ उसका स्पॉट, या एक तरह से विद्युत धारा को ही तो मेजर कर रहा है वो। भाई वो एक एंगल से ही तो घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है तो एक एंगल ही तो घूमा, उसको आप मेजर कर रहे हो वहां पर लैंप स्केल अरेंजमेंट की हेल्प से। तो अब आप ये समझ गए कि दर्पण का क्या यूज है। वायर आपने फॉस्फर ब्रांच का ही क्यों लिया, ये चीज भी क्लियर करेंगे थोड़ा सा आगे चलकर, ठीक है। चलिए अब पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन की बात हो गई, अब बात करते हैं कार्यविधि की कि इसकी वर्किंग क्या है। कार्यविधि के साथ साथ जो फॉर्मूला ड्राइव होकर के आना है उसकी बात करते हैं। कार्यविधि तो बहुत सिंपल सी है, जैसे ही आप T1 और T2 के बीच में बैटरी लगाओगे, बैटरी लगेगी, बैटरी लग करके इस कुंडली में विद्युत धारा आ जाएगी, विद्युत धारा आ जाएगी तो कुंडली पे एक बलाघूर काम करने लगेगा, और बलाघूर काम करने लगेगा तो ये घूमने लग जाएगी। सही है। अब ये जो घूमने लग जाएगी तो बस हमें ये चीज प्रूव करनी है कि ये जिस कोण से घूम रही है वो कोण विद्युत धारा के अनुपाती है, क्योंकि भाई ये तो दिखाना चाहते हैं कि विद्युत धारा आई, और विद्युत धारा आने के बाद ये घूमने लग गई, उसमें विक्षेपण आने लग गया, विक्षेपित होने लग गई। तो बस हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो एंगल है वो एंगल विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती है। अगर विद्युत धारा ज्यादा भेजोगे तो ज्यादा कोण से घूम जाएगी, और कम भेजोगे तो कम कोण से। ये चीज प्रूव हो गई। इसका मतलब धारामापी विद्युत धारा को क्या कर रहा है, संसूचित कर रहा है, उसको डिटेक्ट कर रहा है, उसका पता लगा रहा है। तो बात तो समझ में आ रही है कि भाई इसमें ऐसा होना है। अब जैसे ही हमने इसमें विद्युत धारा भेजी तो इसमें एक बलाघूर काम करने लग गया। अगर आप उस बलाघूर की बात करोगे तो टॉ इक्वल टू हो गया NI/AB sin थीटा। लेकिन यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। यहां अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई अधिकतम बलाघूर की बात करिए कि अधिकतम बलाघूर कितना होगा, टॉ मैक्सिमम कितना होगा, तो तुम कहोगे कि सर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लीजिए तो टॉ जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, टॉ मैक्सिमम आ जाएगा और वैल्यू हो जाएगी NI/AB। तो वास्तव में ये जो कॉनकेव टाइप के पोल हमने लिए ना, ये इस थीटा को 90 डिग्री करने के लिए ही लिए हैं, और वास्तव में इसको कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और ये अलग से भी पूछा जाता है, आपसे चल कुंडल धारामापी को पूछे या निलंबन कुंडल धारामापी को पूछे, उसमें कहेगा कि यहाँ त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का क्या उपयोग है, यहाँ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूज है, ये तुमसे अलग से पूछेगा। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को हम अलग से एक फिगर बना करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपने जो पोल लिए वो कुछ इस तरीके के हैं। अगर आप इनको प्लेन पोल लेते, एक नॉर्थ ऐसे और साउथ ऐसे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती वो इस तरीके से आती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती वो उस तरीके से आती। लेकिन हमने कॉनकेव टाइप के पोल लिए तो वास्तव में अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी वो ऐसी आएंगी, ऐसे लगेगा कि वो त्रिज्या है, यानी ये एक सर्किल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसकी क्या है, रेडियस है, इसीलिए उसका नाम दिया जाता है रेडियल, यानी त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र।
अब उसको दिखाने के लिए आप चाहें तो ऐसे करके थोड़ा सा दिखा सकते हो और उसको ऐसे दिखा सकते हैं। त्रिज्या का मतलब होता है इस पर परपेंडिकुलर होती है और ऐसा ही इधर से भी आप दिखा सकते हो। समझ रहे हो ना बात को? और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इस तरीके से रियलिटी में इसको तुम देखोगे तो ये फिर ऐसे इस तरीके से समझा जा सकता है। कहीं ना कहीं इस तरीके से ही मैग्नेटिक लाइन्स एक तरफ से आती हुई और एक तरफ से आती हुई इस तरीके से। समझ रहे हो बात को? ऐसे करके तो लगेगा, ऐसे करके तो लगेगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इससे फायदा क्या होता है वो हमें समझना है। हालांकि मैं उसको अगर तुम्हारी समझ में भी ना आए या मान लो वहां ज्यादा नहीं तो एक लाइन में एक चीज भी बता दूंगा कि इसका करना क्या है, इसका आंसर क्या लिखना है, लेकिन पहले तो उसको कोशिश करो समझने की। एक्चुअल में हमारी जो कुंडली है ना वो कुंडली ये है और आपको ध्यान हो तो टॉ इक्वल टू NIAB साइन थीटा में जो थीटा होता था वो एंगल होता था A और B के बीच का। और ये चीज मैं वहां पे बता के चला था उस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से। ए का मतलब एरिया और इस कुंडली का एरिया कौन सा बोला जाता है? इसके तल के लंबवत, ये चीज एरिया है। और वर्टिकल लाइन जो भी हो उनके बीच के एंगल की बात की जाती है, यहां जो थीटा है। अब क्या होगा अगर आप ऐसी चुंबकीय बल रेखाएं लोगे और ये इसमें घूमे ऐसे करके, मान लो इस तल की बात कर रहा हूं, ये तल है तो ये तल ए ऐसे है, ये तल ऐसे है। तो अभी जब ये तल ये होगा तो ये इन बल रेखाओं के क्या लग रहा है तुम्हें? समांतर। लंबवत नहीं है, कैसा है? समांतर। इन वाली बल रेखाओं के कैसे लग रहा है आपको? ये समांतर लग रहा है इन वाली बल रेखाओं के, सही है ना? लेकिन अब ये थोड़ा सा और घूम के आ जाएगा। जब थोड़ा सा घूम जाएगा तो एक ये आ जाएगी और एक दूसरी होगी तो उसके समांतर, क्योंकि त्रिज्या जो होती है ना, अगर आप सही तरीके से देखोगे तो त्रिज्या, हालांकि मैं चुंबकीय बल रेखाओं को ऐसे नहीं बना सकता क्योंकि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, लेकिन फिर भी तुम देखोगे अगर ये तल है, ये ऐसे मान लो ये तल है इसका, ये ऊपर वाला तल है तो ये तल है, ये है। अभी ये जो है इस रेखा के समांतर हुआ। जब ये घूम के आ जाएगा तो अब इस वाली रेखा के समांतर हो गया, जब घूम के आ जाएगा तो इस वाली रेखा के समांतर हो गया और घूम के आ जाएगा तो इस वाली लाइन के। तो क्या लग रहा है ऐसा करने से? ऐसा करने से बस एक चीज लग रही है, द प्लेन ऑफ द कॉइल ऑलवेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बात को समझने की कोशिश करिए। यानी त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र लेने से क्या लग रहा है हमें कि हमारी जो कॉइल है उसका जो तल है वो चुंबकीय बल रेखाओं के हमेशा समांतर रहता है, हमेशा समांतर। और तल अगर समांतर रहेगा तो उसका लंबवत हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। इसलिए थीटा तुम्हारा हमेशा कितना बन जाएगा? बस और बस यही काम है। अगर तुमसे कोई एक लाइन में लिखवाना चाहे कि यहां त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का क्या काम है तो तुम कह देना थीटा को 90 अंश करने का काम है। और फिर कहेंगे उससे क्या फायदा? उससे ये फायदा कि बलाघूर जो रहेगा वो कैसा रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। थीटा की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। थीटा 90 हो गया, अब केवल NIAB की बात की जाएगी। और अगर थोड़ा सही तरीके से लिखोगे तो केवल 2-3 लाइनों को समझने की कोशिश करो कि लिखना क्या है। अगर तुमसे वो रोल पूछे कि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का क्या रोल है यहाँ पे, तो आप बताओगे यहाँ त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो कुंडली होती है उसका तल हमेशा चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर होता है, जिससे कुंडली का नॉर्मल, उसका अभिलंबन उसके लंबवत होता है और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है और उससे बलाघूर हमारा अधिकतम हो जाता है। बताओ बात समझ आ रही है? ये पूछा जाता है इसलिए मैं इस पर जोर देता हूँ। कभी कभी तो 1 नंबर में वैसे ही पूछ लेता है, 1 नंबर में अलग से क्वेश्चन आ जाएगा या 2 नंबर में आ जाएगा कि स्पष्ट करिए कि जो चल कुंडल धारामापी हमारा जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिया जाता है, केवल ये अलग से पूछ लेगा। तो सिंपल सी बात है, 2-3 लाइन लिखनी है आपको कि ऐसा कर देने से, उसको रेडियल चुंबकीय क्षेत्र लेने से कुंडली का जो तल होता है वो चुंबकीय बल रेखाओं के हमेशा समांतर रहता है। समांतर होने की वजह से उसका अभिलंबन उसके लंबवत रहेगा, जिससे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा।
और उससे हमारा बलागुण अधिकतम हो जाएगा। बस ये बात आपको बतानी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े। तो अब क्या होता है साहब कि ये तल हमारा इस कॉनकेव लेने की वजह से हमारा यहाँ थीटा जो है वो हमेशा 90 डिग्री बना रहता है, और 90 डिग्री बना रहता है तो टॉप की वैल्यू आ जाती है NIAB। साइन थीटा वाली बात अब उसमें नहीं रहती, इसको मान लिया इक्वेशन 5। लेकिन आप एक चीज जानते हो भाई, ये कुंडली फ्री तो है नहीं, कुंडली लटकी हुई है। तो जब कुंडली लटकी होगी किसी चीज से और ये कुंडली घूमना शुरू करेगी तो और इसका ये सिरा यहां बंधा हुआ है, तो उसमें एक ऐंठन पैदा हो जाएगी, उसमें एक ट्विस्ट पैदा हो जाएगा। ये जो स्ट्रिप है वो इठने लग जाएगी। अब ऐसा तो होता नहीं है कि वो हमेशा इठती रहे भाई, इठने का मतलब वो थोड़े से एंगल से इठेगी और इसका मतलब अब वो कुंडली को रोकने का प्रयास करेगी भाई, उसके अंदर जो ऐंठन है वो उसको रोकने का प्रयास करेगी। जैसे स्प्रिंग होती है, आप लोगों ने देखा होगा स्प्रिंग पे हमने एक बल लगाया, स्प्रिंग को जैसे आप स्प्रिंग लेते हो ऐसे करके, और अब आप इस स्प्रिंग को आगे की तरफ खींच रहे हो, आगे की तरफ खींचते हैं हम स्प्रिंग को तो उसके अंदर एक बल उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही तुम उस बल को हटा लोगे तो स्प्रिंग लौट के अपनी पहली अवस्था में आ जाएगी। समझ रहे हो क्यों आ गई? क्योंकि उसके अंदर एक बल उत्पन्न हो गया जिसको कहते थे प्रत्यानयन बल, हमने 11th में पढ़ा भी था। ऐसे ही अब जब कुंडली को ऐसे करके आप ऐंठ रहे हो ऐसे करके, तो वो उसके अंदर एक ऐंठन पैदा हो रही है, लेकिन ऐंठन पैदा हो रही है, अगर यहां विद्युत धारा न रही अब तो कुंडली पे लगने वाला बलागुण जीरो। भाई अगर विद्युत धारा को जीरो कर दे, मान लो स्विच को ऑफ कर दिया आपने, यहां से तार को हटा दिया आपने, तो विद्युत धारा जीरो में ये वाला बलागुण जीरो, और ये वाला बलागुण जैसे ही जीरो होगा लौट के वो कहां चली जाएगी? स्ट्रिप अपनी पहली वाली जगह पे। क्यों चली गई? क्योंकि जैसे ही इस पे बाहरी बलागुण लगा उसके स्ट्रिप के अंदर एक बलागुण उत्पन्न हो गया, उसको कहते हैं प्रत्यानयन बलागुण। जैसे कि यहां प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो गया था इस स्प्रिंग के अंदर, ऐसे ही उस स्ट्रिप के अंदर एक प्रत्यानयन बलागुण उत्पन्न हो गया है जो उसको उसकी अपनी ओरिजिनल अवस्था में रखना चाहता है, उसकी प्रारंभिक अवस्था में रखना चाहता है। लेकिन जैसे ही ये बलागुण लगता है उसके अंदर एक बलागुण और उत्पन्न हो गया उसके अंदर, और वो जो बलागुण होता है प्रत्यानयन बलागुण, अगर मैं उसकी बात करूं तो टॉ इक्वल टू, देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग कांस्टेंट का यूज कर लेते हैं। तो मैं यहां जो कांस्टेंट ले रहा हूं मैं मान लीजिए के ले रहा हूं, तो के अल्फा। लेकिन ये जो के है ये 11th में पढ़ा है आपने, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला वहां लिखवाया गया था, जो प्रत्यास्थता वाला चैप्टर था वहां पर मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था आपको ऐंठन वाले के लिए। तो टॉ इक्वल टू के अल्फा, ये प्रत्यानयन बलागुण है जो कि उस स्ट्रिप के अंदर पैदा हो गया है। सही है ना? उस स्ट्रिप के अंदर पैदा हो गया कि प्रत्यानयन बलागुण टॉ इक्वल टू के अल्फा। यहां पे अल्फा, अल्फा वो कोण है, कौन सा कोण? जिस कोण से स्ट्रिप रोटेट कर रही है, या फिर ऐसे कहिए कॉइल रोटेट कर रही है। बात एक ही है, कॉइल और स्ट्रिप आपस में, तो कॉइल जितने एंगल से घूमेगी वो वाला एंगल, या उसके अंदर जो ऐंठन कोण, तो अल्फा को आप ऐंठन कोण भी कह सकते हो, ये ऐंठन कोण है। और के एक नियतांक है जिसे टॉर्सन कांस्टेंट या फिर आप ऐंठन नियतांक कह सकते हो। और वास्तव में जो के की वैल्यू होती है उसकी भी बात करूंगा, और के की वैल्यू पाई ईटा r की पावर 4 अपॉन 2l। ये इस फॉर्मूले से हो सकता है मैंने 11th में के न लेके वहां c लिया हो, c इक्वल टू पाई ईटा r की पावर 4 अपॉन 2l लिया हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, c ले लो या k ले लो वो तो कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला भी हमें ध्यान रखना है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे चल के। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, समझ गए ना? लेकिन फिलहाल हम इन दो चीजों पर फोकस करेंगे। एक तो हमारा जो बाहरी बलागुण लग रहा है उसमें धारा, विद्युत धारा की वजह से टॉ इक्वल टू NIAB, और दूसरा उसके अंदर एक बलागुण उत्पन्न हो गया जो उसे रोकने का काम कर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि बाहरी बलागुण लगा तो वो घूमती जाए, बल्कि स्ट्रिप का बलागुण उसको एक जगह पर क्या कर देगा? रोक देगा। समझ गए? इसका मतलब वहां पर दोनों बलागुण बैलेंस हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए और विपरीत हो गए, और जहां पर वहीं तो बैलेंस हो जाएगा, वहीं पर हमारी कॉइल क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। सही है ना? इसका मतलब ये हुआ कि संतुलन की स्थिति में दोनों बलागुण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। और आप लिख दोगे फिर NIAB
इज इक्वल टू के अल्फा। बात क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एन आई ए बी इक्वल टू के अल्फा, तो हम यहां से हमारा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अपॉन एन ए बी इंटू अल्फा। अब के क्या है भाई, ये कांस्टेंट है, अब ये भी आपने पढ़ा। एन क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स। एन क्या होते हैं, कॉइल के अंदर कितने चक्कर है। ए क्या होता है उस कॉइल का एरिया, और बी क्या होता है वहां का चुंबकीय क्षेत्र। तो अब इसको आप के अपॉन एन ए बी को एक कांस्टेंट मान लो अलग से, क्योंकि ये तो सभी कांस्टेंट है उसके लिए, तो इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। और मान लो उस कांस्टेंट को लिख दिया कैपिटल जी। तो k इज इक्वल टू अब हमारा हो जाएगा, सॉरी i इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा i इज इक्वल टू g अल्फा। यानी g एक अनदर कांस्टेंट आ गया आपका, यहां एक नया नियतांक मान लिया आपने, g इज इक्वल टू, और g की वैल्यू हो गई आपकी k अपॉन n। अब यहां से इसका मतलब भाई g तो नियतांक है, तो आप क्या लिख सकते हो फिर, i इज प्रोपोर्शनल, ये थोड़ा प्रोपोर्शनल का साइन और अल्फा आ जाए करे, थोड़ा डिफरेंस रख लिया करो दोनों में, सही है ना। नॉर्मली दोनों को एक जैसा बना देते हैं, लेकिन जब प्रोपोर्शनल का साइन और अल्फा एक साथ आते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया करो। तो ये वो, और यही तो हम चाहते थे भाई। हम क्या चाह रहे थे, हम यही तो चाह रहे थे कि जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करे तो वो जो घूमे, जितने कोण से घूमे वो विद्युत धारा के अनुपाती हो। इसका मतलब मैथमेटिकली हमने ये प्रूव कर दिया कि धारा मापी क्या कर रहा है, विद्युत धारा को संसूचित कर रहा है, उसका पता लगा रहा है कि हाँ सा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। वो जितने एंगल से घूमेगी हमें पता चल गया कि हाँ विद्युत धारा उसके अंदर आई। बात क्लियर हो गई यहाँ से। लेकिन अभी थोड़ा सा आगे बढ़ना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे बड़े आसान होते हैं न्यूमेरिकल। एक ही चीज याद रखनी है बस आपको कि एन आई ए बी को के अल्फा के बराबर रखना है, बस यहीं से सारी चीजें आ जाएंगी। तो पहली बात तो मैं जी की करता हूं, तो जी को कहते हैं यहाँ पे धारा मापी नियतांक, धारा मापी नियतांक, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और जी की जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी के अपॉन एन। तो ये भी अगर कभी बात कर ली जाए इसकी, हालांकि कम बात की जाती है, पर फिर इसका भी हमको ध्यान रखना है। हम अक्सर भूल जाते हैं ये फॉर्मूले, कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, लेकिन याद बस इतना रखना, तो इक्वल टू एन आई ए बी को हमें बराबर रखना है बी टू टॉर्क यानी के अल्फा के बराबर। यहां से सारी चीज तुम्हारी लौट करके आ जाएगी, वहीं से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि जी किसके बराबर होगा, के अपॉन एन ए बी के बराबर जी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम ये समझ गए। साथ ही साथ अब थोड़ा सा और चीजों को भी समझेंगे, लेकिन अब इसमें और जो चीजें आई हैं उनके बारे में और जो क्लियर करना है उसको के लिए हमें 2 पॉइंट और समझने हैं। इसमें 2 वर्ड पूछ लेता है। पहला धारा सुग्राह्यता, कभी कभी से 1 नंबर में अलग से ही पूछ लेता है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में करंट सेंसिटिविटी, धारा सुग्राह्यता। अब धारा सुग्राह्यता क्या होती है, अल्फा अपॉन आई को आप कहते हो धारा सुग्राह्यता। यानी एकांक धारा के लिए भाई अल्फा का मतलब एकांक जो ऐंठन कोण है उसके लिए उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है उसको कहते हैं हम धारा सुग्राह्यता, अल्फा अपॉन आई। डिनोटेड बाय अलग अलग बुक में आप चाहो तो एस आई से डिनोट कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो एस आई इक्वल टू अल्फा अपॉन आई। लेकिन यही हम क्या चाहेंगे, हमारा एपरेटस कैसा हो भाई, ऐसा चाहेंगे कि हमारा एपरेटस की सुग्राह्यता कम हो, हम तो ये चाहेंगे ना कि उसकी सेंसिटिविटी अच्छी हो। सही है ना, सेंसिटिविटी का मतलब है कि थोड़ी सी भी धारा आए तो हमें पता चल जाए। ऐसे नहीं है कि हमने तो 4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, उसकी सुई हिली नहीं रही है। अब सुई जब हिली नहीं रही है या फिर मान लो उस पर डिफ्लेक्शन आ ही नहीं रहा है, फिर कहां सेंसिटिव हुआ। तो सेंसिटिव का मतलब एक छोटी सी करंट आने पर भी डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाए, विक्षेपण ज्यादा हो जाए, तभी तो पता चलेगा। सुई बहुत तेजी से हिल जाए, दिख जाए कि हाँ सा क्लियर बिल्कुल विद्युत धारा आ रही है, उसको कहते हैं सुग्राह्यता। तो धारा सुग्राह्यता का मतलब अल्फा अपॉन आई। अब इसको और थोड़ा सा समझे तो अल्फा अपॉन आई कहां से लाया जाए, उसके लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे लौट के आओ। एन आई ए बी इक्वल टू के अल्फा। तो यहां दोबारा से अब अल्फा अपॉन आई चाहिए तो इस आई को इधर ले जाओ, तो अल्फा अपॉन आई तो के को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा एन ए बी अपॉन के। तो धारा सुग्राह्यता हमारी हो गई अल्फा अपॉन आई यानी एन ए बी अपॉन के। और चाहो तो
अभी K/NAB को क्या लिखा है ऊपर आपने? G। तो और चाहो तो और लिख सकते हो 1/G। तो आपकी धारा सुग्राह्यता के लिए ये फॉर्मूले निकल करके आ गई। यहीं पर अब हमें चीजें कुछ समझनी है अच्छी तरीके से। आपसे वो कहेगा कि किसी भी धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस बात को क्लियर करिए। तो वास्तव में हमने जो एपरेटस तैयार किया है वो उसकी धारा सुग्राह्यता को बढ़ाने के हिसाब से ही तैयार किया है कि धारा सुग्राह्यता को कैसे बढ़ाते, और वो चीज तुमसे पूछ सकता है अलग से कि किसी धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कैसे बढ़ाते हैं, उस चीज को क्लियर करिए। ये अलग से क्वेश्चन दे सकता है आप, तो आप उसको कैसे समझेंगे। चलिए अब हम SI के बढ़ाने की बात करते हैं। तो आपको साफ दिख रहा है पहला पॉइंट, N इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ टन्स। यानी आप इसको इसके जो चक्कर लिए थे उनको बढ़ा करके बढ़ाने की बात कर रही हो। बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां। इसका मतलब आप सीधे सीधे कह सकते हो, इस फॉर्मूले को देने के बाद आप कह सकते हो कि जो कुंडली हमने ली है उस कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा करके हम उसकी धारा सुग्राह्यता को बढ़ा सकते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा करना सही नहीं होता। क्यों नहीं होता, अब उस बात को समझिए। जो हमारी कॉइल बनी होती है ये तांबे के तार की होती है। कॉइल जो बनी होती है वो तांबे के तार की होती है। तांबे के तार का अपना एक प्रतिरोध होता है। तांबे के तार का अपना एक प्रतिरोध होता है। एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए आपको एक सर्किट दे दिया जाए, यहीं पे ले लेता हूं, चलिए साफ कर देंगे इसको। ये हमने एक बैटरी लगाई और बैटरी लगाने के बाद ये एक प्रतिरोध लगाया और बैटरी मान लो 4 वोल्ट की है और प्रतिरोध हमारा 2 ओम का है। और अब हम आपसे कहें कि परिपथ में कितनी धारा होगी, तो आप धारा निकालोगे ओम्स लॉ से, I = V/R। तो 4/2 यानी 2 एम्पियर धारा आ गई। कितने एम्पियर आ गई? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की विद्युत धारा। सही है। अब 2 एम्पियर की जब विद्युत धारा आ गई और अब उस धारा को हम मापने के लिए कोई चीज लेकर के आते हैं। धारा को मापने के लिए हमने एक धारा मापी लाए और उस धारा मापी को यहां पे हमने जोड़ दिया। धारा मापी को जोड़ दिया आपने, यहां पर लगा दिया कि ये धारा मापी और लग गया था। लेकिन हुआ क्या, जिस धारा मापी को हमने लगाया उसका अपना खुद का प्रतिरोध था। मान लो उसका प्रतिरोध था अपने आप में 2 ओम का उसका प्रतिरोध था। अब बताओ धारा कितनी हो गई, क्योंकि 2 ओम इसका प्रतिरोध और 2 ओम पहले से प्रतिरोध, तो परिपथ में टोटल प्रतिरोध तो कितना हो गया? 4 ओम। अब तुम विद्युत धारा निकालोगे तो 4/4 1 एम्पियर। तुम मापने किसको गए थे? 2 एम्पियर को, और जिससे नापने गए उसे जोड़ देने की वजह से वो धारा का मान कितना हो गया? 1 एम्पियर। तो क्या ये एक्यूरेसी है? अरे भाई, हम जिस धारा को मापने गए उसका मान ही गिरा दिया उसने। समझ गए ना बात? इसलिए अगर आप इसके नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दोगे तो वो जो तांबे का तार है उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। और आप अच्छी तरह से जानते हो प्रतिरोध जो होता है वो तार की लंबाई के अनुपाती होता है। भाई, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने का मतलब आप उसकी लंबाई को बढ़ा रहे हो ना, तार की को, और तार की लंबाई बढ़ा रहे हो, इसका मतलब सीधी सी बात है प्रतिरोध बढ़ा रहे हो। और अगर आप प्रतिरोध बढ़ा दोगे तो वो प्रतिरोध इतना बढ़ जाएगा कि वो जिस परिपथ में धारा का मान मेजर करने जा रहे हैं उस परिपथ में धारा के मान को ही कम कर देगा। तो फिर एक्यूरेट रीडिंग कहां आएगी? इसलिए इसके साथ साथ एक और चीज, तांबे का तार भारी होता है। आप लोगों ने कभी देखा हो, आपके घर में मोटर वगैरह फंस जाती है, हम तांबे का तार निकालते हैं उसमें से या कैसे, तो भारी होता है, हैवी होता है। तो अगर तांबे के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाएंगे तो एक तरह से तुम कुंडली को भारी करते जा रहे हो। और कुंडली जितनी भारी होगी वो एक स्ट्रिप से लटकी हुई है, ये स्ट्रिप बहुत पतली होती है और इसके टूटने का डर रहता है। इधर से उधर रखने में बहुत जल्दी झटके से टूट जाती है। तो एक हमारी कुंडली भारी हो जाएगी, बल्कि हो जाएगा हमारा जो धारा मापी है। इसलिए कभी भी हमें धारा सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने की बात नहीं करनी चाहिए। बात समझ आ गई कि नहीं? 2 बातें हैं मेन। एक तो ऐसा कर देने से हमारा धारा मापी भारी हो जाएगा, कुंडली भारी हो जाएगी, और दूसरा उसका प्रतिरोध बढ़ने की वजह से जिस धारा को मापने जा रहे थे उस धारा का मान ही कम हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? इसलिए कभी भी हमें धारा सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए n को नहीं बढ़ाना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं भाई, दूसरी बात करके देखते हैं।
एन को बढ़ा के नहीं कर रहे, वो खत्म कर दिया। एन बढ़ा करके अब हम शुक्रायता नहीं बढ़ाएंगे, सही है, वो खत्म। अब आ जाओ ए पे, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला बता रहा है कैसा, ए को बढ़ा के भी बढ़ सकती है। अब ए बढ़ाने का क्या मतलब है, ए बढ़ाने का मतलब तो वही हो गया तार की लंबाई बढ़ाना। ए कहते हैं इस एरिया को, यानी अब आप जो कुंडली ले रहे थे, अब बड़ी कुंडली लो आप। अब बड़ी कुंडली लोगे तो तार को ऐसे बढ़ा करके मोड़ोगे, तो बात तो वही आ गई ना फिर भी, क्योंकि बड़ी कुंडली लेने का मतलब तार की लंबाई तो बढ़ रही है, तो फिर से वही तो समस्या आ जाएगी जो समस्या इसमें आई थी, यानी भारी भी हो जाएगा, तार की लंबाई बढ़ने से उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा और धारा का मान फिर से कम हो जाएगा। इसका मतलब ए को बढ़ा करके भी हमें इसको नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट तो आप फॉर्मूले के हिसाब से जो सीधे सीधे दिख रहे हैं आपको, भाई नॉर्मली क्या करता है स्टूडेंट, वो तो फॉर्मूला देखता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ सा ठीक है, जाए बढ़ाने पे ये बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी मेरिट और डीमेरिट पे बात करनी है हमें कि ऐसा कर देने से क्या होगा। इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स और उसके एरिया को बढ़ा करके कभी भी हमें धारा शुद्धता को इंक्रीज नहीं करना है। बात क्लियर। अब चलिए आगे आते हैं और अब आता है हमारा जो मेन पॉइंट है बी, यानी तीसरा पॉइंट है बी के मान को बढ़ाकर, और बी होता है चुंबकीय क्षेत्र। इसमें हमें कोई परेशानी नहीं, और वास्तव में यही सही तरीका होता है धारा शुद्धता को बढ़ाने के लिए बी का मान बढ़ा देना चाहिए आपको, और बी होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा देना। अब चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। एक मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको, सोलेनॉइड, धारावाही परिनालिका। और धारावाही परिनालिका क्या थी, एक तांबे के तार को लिया और स्प्रिंग की तरह मोड़ दिया, वही धारावाही परिनालिका है। और उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र आता था, उसके लिए फॉर्मूला हमने बताया था कि धारावाही परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है B म्यू नॉट एन आई। लेकिन यह फॉर्मूला तब था जब उसके अंदर एयर भरी हुई है, यानी स्प्रिंग केवल ऐसे बनी हुई है, उसके अंदर एयर है। और फिर हमने एक क्वेश्चन उसमें लास्ट में नोट करके लिखा था कि अगर उसके अंदर एक लोहे की रॉड रख दी जाए, लोहे की क्रोज रख दी जाए, तो क्या हो जाएगा, तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा बी की जगह पे म्यू एन आई। लेकिन म्यू का कभी मान नहीं होता, हमारे पास मान होता है म्यू आर का, तो म्यू की जगह पे आ जाता है म्यू नॉट इनटू म्यू आर। तो वास्तव में क्या हो गया है, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो म्यू आर टाइम्स बढ़ गया। यानी किसी सोलेनॉइड के अंदर, किसी धारावाही कुंडली के अंदर अगर आप आयरन की कोर रख देते हो तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर नरम लोहे की क्रोज क्यों रखी गई है। भाई ये भी तो सोलेनॉइड की तार की कुंडली, और आपने नरम लोहे की क्रोज रख दी है उसके अंदर, इसका मतलब ये इसीलिए रखी गई है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाए, और चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा तो उसकी धारा शुद्धता बढ़ जाएगी। बात क्लियर। तो आपने जो मेन बात समझी, एक तो कि यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिया जाता है, ये पोल कॉन्केव टाइप के क्यों लिए गए, दूसरा नरम लोहे की रॉड क्यों ली गई, तीसरा दर्पण क्यों लिया गया। अब आपका चौथा पॉइंट, ये फॉस्फर ब्रांच की स्ट्रिप ली, वो लंबी और पतली ही क्यों ली। अब उस बात को आपको समझना होगा। अब चलिए धारा शुद्धता को बढ़ाने के लिए अगला पॉइंट ऑफ देखते हैं, के को देखो। के कहां आ रहा है भाई, नीचे, धारा शुद्धता में के नीचे है। इसका मतलब धारा शुद्धता ज्यादा होने के लिए क्या के क्या होना चाहिए, कम। इसका मतलब चौथे पॉइंट में हम कहेंगे के जो है वो कम होना चाहिए। के कैसा होना चाहिए, कम। और के का फॉर्मूला आपने पढ़ा, के इक्वल टू पाई ईटा आर की पावर 4 अपॉन 2n। अब ध्यान दो थोड़ा सा, मैं अलग से उस के को लिख रहा हूं, के फॉर्मूले को यहां लिख रहा हूं, के इक्वल टू पाई ईटा आर की पावर 4 अपॉन 2n। तीन चीजें समझनी है तुम्हें इसमें। के का मान कैसा चाहिए, कम। एल होती है उस स्ट्रिप की लंबाई, और तुमने लंबाई कैसी ली है, लंबी, यानी एल को बढ़ा लिया है। एल बड़ा होगा तो के कैसा आएगा, एल बड़ा होगा तो के कैसा आएगा, कम। और के कम ही चाहिए था, यानी धारा शुद्धता बढ़ाने के लिए ही आपने उस स्ट्रिप को कैसा लिया था, पतला लिया था। बात समझ आ गई। आर इज द रेडियस ऑफ द स्ट्रिप। तार जैसा है तो उसकी रेडियस, ये रेडियस, और ये रेडियस जितनी
कम होगी तो उसे पतली कहोगे आप। भाई रेडियस कम होने का मतलब पतला, तो हमने पतला शब्द लिखा है वहां पे, इसका मतलब आपने आर को कम लिया है। आर अगर कम होगा तो के क्या आएगा, कम, और के कम होगा तो हमारी सुग्राह्यता तभी तो बढ़ेगी। तीसरा ईटा, ये इस मेटेरियल के लिए दृढ़ता गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी है, और वास्तव में फॉस्फर ब्रांच के लिए ईटा की वैल्यू जो होती है वो औरों के कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए फॉस्फर ब्रांच को ही हमने यहाँ चूज किया, जिससे ईटा कम रहेगा तो के कम रहेगा, और के कम रहेगा तो धारा सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर के धारा सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए हमारे पास कई पॉइंट आ गए, लेकिन एन और ए को बढ़ा करके हमें धारा सुग्राह्यता को बढ़ाने की बात नहीं करनी है। एक तो हम बी को बढ़ा करके कहेंगे और एक के को कम करके कहेंगे। बी को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ नरम लोहे की क्रोज रख दी है, और ए को के को कम करने के लिए हमने उस तार को पतला लिया है, उसको लंबा लिया है, और उसको फॉस्फर ब्रांच का लिया है, और ये फॉर्मूला देकर के हम उस चीज को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। बताइए बात क्लियर है। इसी के साथ साथ इसमें एक पॉइंट और आता है, ये तो धारा सुग्राह्यता है, वो है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टता सुग्राह्यता। कुछ भी नहीं है, अगर आपने धारा सुग्राह्यता को पढ़ लिया अच्छी तरीके से तो वोल्टता सुग्राह्यता में फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, केवल फॉर्मूला उसी के क्रम में बदल जाएगा आपका। वोल्टेज सेंसिटिविटी की जब बात करोगे आप, वोल्टेज सेंसिटिविटी की आप बात करोगे, मान लीजिए आप एस बी कह रहे हैं, तो जैसे ये आया एल्फा अपॉन आई, वहां पे हो जाएगा एल्फा अपॉन वी, एल्फा अपॉन वी, सिंपल सा। अब लेकिन ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इक्वल टू आई आर, इसका मतलब एल्फा अपॉन आई आर। लेकिन अब ये आर जो होगा ये उस कुंडली का प्रतिरोध हो जाएगा वहां पे। अब आप एल्फा अपॉन आई को क्या लिख दोगे, करंट सेंसिटिविटी, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो एस आई अपॉन आर, तो एस बी इक्वल टू हो गया एस आई अपॉन आर। यानी अगर आपने करंट सेंसिटिविटी निकालनी है, आपने धारा सुग्राह्यता निकाल ली है, तो उसमें उसके प्रतिरोध का भाग देकर के हम क्या निकाल सकते हैं, वोल्टता सुग्राह्यता उसमें निकाल सकते हैं, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से टॉपिक हमारा ये काफी बड़ा है, क्योंकि अभी जो बात हो पाई है वो केवल एक निलंबन टाइप का जो हमारा गैल्वेनोमीटर था, धारामापी था, केवल उसकी बात हो पाई है। हालांकि अब कीलकित को पढ़ने के लिए अब इतने बड़े उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत दोनों का एक, कार्यविधि दोनों की एक, फॉर्मूला टाइप दोनों का एक, सेंसिटिविटी वाली बात दोनों की एक। केवल और केवल हमें समझना है तो संरचना को समझना है। केवल उसकी संरचना अलग होगी, तो अगले वीडियो में हम उसकी संरचना और धारामापी से कैसे अमीटर बनाते हैं और धारामापी से कैसे वोल्टमीटर बनाते हैं, तो उसकी बात करेंगे, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है।